हेलो क्लास। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई हुई है, उसी के संबंध में जो हमारी सीरीज चल रही थी प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन वाली, उसमें हम लोगों ने कल कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज कुछ आगे के अहम क्वेश्चन हमारे पास हैं जो कि हम आज की क्लास में देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में सुनीता विलियम्स के साथ पृथ्वी पर लौटने वाले अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है आपके पास विक्टर ग्लोवर, दूसरा है जेरेमी हैंसन, तीसरा है जॉन ग्लेन, चौथा है बिच विल्मोर। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बिच विल्मोर। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि 9 मार्च को सुनीता विलियम्स बिच विल्मोर के साथ, इनके साथ में एक और अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे और उनके साथ एक रूस के भी अंतरिक्ष यात्री थे, उनके साथ स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल में इन्होंने पृथ्वी पर लगभग 9 महीने अंतरिक्ष में बिताने के बाद ये वापस पृथ्वी पर आई हैं। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये अभी रिसेंट का ही है। माधव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में है? इसको इंडिया का 50 ईयर्स टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया। अभी रिसेंट के न्यूज आप लोगों ने अगर फॉलो किया है तो देखा होगा। इसका एग्जाम्पल, इसके अभी टाइगर रिजर्व में जिस तरीके से आप लोगों को पता है इंडिया में टाइगर के रिजर्वेशन को लेकर के, उनके प्रिजर्वेनेस को लेकर के काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इसीलिए काफी ज्यादा सुर्खियों में भी था। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? और ये भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य है। इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। माधव राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। आप लोग को विदित होगा ये काफी घना सघन जंगल क्षेत्र है यहाँ, जिसको पहले मुगल बादशाह लोग वगैरह इसको आखेट के लिए या शिकार के लिए इसका प्रयोग करते थे। अब इसको बाघ अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है और ये जिले का नाम खासकर आप लोग याद रखिएगा, शिवपुरी, ये अभी सुर्खियों में रहेगा। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनको 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है हमारे पास एम.एस. स्वामीनाथन, दूसरा है चौधरी चरण सिंह, तीसरा है कर्पूरी ठाकुर और चौथा है हरमनप्रीत सिंह। कुल मिलाकर के इस बार 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। इसमें 3 नाम है, बाकी एक नाम नहीं है। एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति जन, इनको भी दिया गया है। चौधरी चरण सिंह, इनको भी दिया गया है और कर्पूरी ठाकुर को भी दिया गया है। अब हमें देखना है कि निम्नलिखित में से कौन किसको किसको मिला हुआ है, ए बी सी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, केवल ए बी व सी। इसमें 2 लोगों को और दिया गया है, ये आप लोग गेस करिए कि किन 2 लोगों को दिया गया है। इसमें 2 लोग और हैं। पहले हैं आपके लाल कृष्ण आडवाणी और दूसरा नाम जो आपका है वो है पीवी नरसिम्हा राव। एम.एस. स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी और पीवी नरसिम्हा राव, इन लोगों को 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ये 2 नाम भी एल के आडवाणी और पीवी नरसिम्हा राव भी याद रखेंगे, हो सकता है आगे ऑप्शन चेंज कर दे। उसके बाद ये आपका महादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? काफी प्रसिद्ध अभ्यारण्य है ये, गेस करिए और बताइए। ये आपका गोवा में स्थित है। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी और काफी सघन क्षेत्र है गोवा का, काफी ज्यादा यहाँ पे घने जंगल है और इसके बीच से एक और नदी बहती है जो इसी के नाम पे है, उसको महादेवी नदी भी बोलते हैं। पर्यटन के लिए भी इसका प्रयोग होता है
क्योंकि ये वन्य महादेवी नदी इसके बीचों बीच है। तो अगर कभी आपसे भविष्य में पूछा जाता है कि महानदेव वन्यजीव अभयारण्य के बीच में कौन सी नदी निकलती है, तो जो वन्यजीव अभयारण्य, उसी नदी के नाम पर इस वन्यजीव अभयारण्य का नाम रखा गया है। इसका अगला क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, हमारे दांत का ऊपरी भाग कठोर इनेमल से ढका रहता है जो मुख्यतः बना होता है। अवर टूथ टोन रिमेन्स केप्ट विद हार्ड एनिमल व्हिच इज प्रिंसिपली मेड ऑफ। इसमें आपका पहला ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट का, मैग्नीशियम फास्फेट का, कैल्शियम ऑक्सलेट का, कैल्शियम फास्फेट का। क्वेश्चन देखिए आप लोग एक बार, तो इसका सही ऑप्शन होगा कैल्शियम फास्फेट का। आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारे जो इनेमल होता है, इनेमल में 96% आपका कैल्शियम फास्फेट और 3% वाटर और 1% प्रोटीन। 96% जो हमारा इनेमल होता है उसमें कैल्शियम फास्फेट का है, ये तरीके का खनिज है, इसी से बना होता है। और 3% वाटर होता है, 1% हमारे इनेमल में दांत में प्रोटीन होती है। अभी आपके ये शिक्षा का, एजुकेशन का, ये क्वेश्चन आपको हमारी अलग से फैकल्टी है वो डिस्कस आपसे करेगी। इसका वीडियो भी आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा। तो ये हमारे कोर्स में नहीं है, कोर्स में है मतलब, लेकिन हमारी अलग फैकल्टी है वो डिस्कस करेगी। बेसिक शिक्षा, रिसर्च, कम्युनिकेशन, ये जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी आई है वो सारे क्वेश्चन। अब ये आ जाते हैं क्वेश्चन हमारे पास है, आर्थिक विकास के लिए पूरा दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किसके दिमाग की उपज है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होगा। और अब्दुल कलाम ने पूरा दृष्टिकोण दिया था। पूरा दृष्टिकोण सबसे पहले जानेंगे हम, ये है क्या। पूरा दृष्टिकोण वो है जिसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि जैसी सेवाएं हमारे शहरों में मिल रही हैं वैसी ही सेवाएं हमारे गांवों में भी मिले, जिससे जो एक अंतर है, जो सामाजिक अंतर है, जो आर्थिक अंतर है शहर और गांवों के बीच में, उसको कम किया जा सके। इस पे भारत सरकार ने काफी ज्यादा अमल भी किया था डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद का यह है। लेकिन अब चूंकि ये पूरा दृष्टिकोण से संबंधित है, थोड़ा आर्थिक विकास आ जाता है तो आदमी इसमें मनमोहन सिंह या अमर्त्य सेन का गेस करता है, लेकिन नहीं, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की दिमाग की उपज है। और इसका फुल फॉर्म होगा प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, ये इसका पूरा का फुल फॉर्म होगा। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ये राष्ट्रीय उद्यान नीचे दिए गए हैं और नीचे ऊपर राज्य का नाम दिया गया है, इसको हमें सही से मिलाना है। पहला है आपका राजस्थान। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, असम में, हिमाचल में, इन चारों में से अगर आपको एक भी पता है आप हल कर सकते हैं। जैसे असम का मानस राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज्यादा फेमस है, तो ये हो गया। पिन वैली, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिन वैली एक ट्रैकिंग का बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध, जो ट्रैकर्स हमारे होते हैं उनके लिए पिन वैली काफी हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध जगह है, तो ये पिन वैली हिमाचल में हो गया। इसके बाद अब छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इसमें आप लोग इस करके बताइए कि कौन सा होगा। राजस्थान में आपका केवला देव जो कि काफी फेमस है हमारा राष्ट्रीय उद्यान, और छत्तीसगढ़ इंद्रावती। तो हमें देखेंगे कि इसमें ये कूट हमारा नीचे कौन सा सही है। एज बी वाला सही है। राजस्थान में आपका केवला देव हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में आपका इंद्रावती हो जाएगा, असम में आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, और हिमाचल प्रदेश में आपका पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान होगा। पिन वैली से आप हिमाचल को बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान तो काफी पुराना है और असम का सबसे बड़ा, उस भाग में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, रियो +20 मूलतः निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। रियो ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में यह सम्मेलन हुआ था,
ये इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है सतत विकास से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि कैसे हम पर्यावरण को लेकर के और इकोनॉमिक जो हमारी कंडीशन है उसको सतत पर्यावरण को साथ लेकर के कैसे हम अपना विकास कर सकते हैं। इसके रियो प्लस 20 ये जो है इसका उद्भव 2012 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में ये बैठक हुई थी और वहीं से रियो प्लस 20 का सबसे ज्यादा पर्यावरण विकास को लेकर के कि सतत विकास, हमारा विकास ऐसे हो कि पर्यावरण को भी नुकसान ना हो, हमारे जो संसाधन है वो बचे रहे, हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे संसाधनों का प्रयोग करें जो कि हमारे पास उपलब्ध हैं, ऐसे संसाधनों के ऊपर निर्भरता कम की जाए जो कि हमारे पास सीमित मात्रा में। तो रियो प्लस 20 का सबसे ज्यादा सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के ही इसका ध्यान है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ANPR का क्या अर्थ है? काफी डायरेक्ट क्वेश्चन और काफी सरल भी है। ANPR का क्या अर्थ है? इसका डायरेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्वचालित नंबर प्लेट पहचान, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन। जैसा कि आजकल सभी गाड़ियों पे अनिवार्य कर दिया गया है, तो इसमें पीछे कोड रहता है जिसकी वजह से गाड़ी, और भारत में लगभग हर राज्य में यह अनिवार्य कर दिया गया है कि आपके जो गाड़ी पे नंबर प्लेट होनी चाहिए वो ANPR ही होनी चाहिए, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है ये। अगला है सतत विकास का विचार किस वर्ष अस्तित्व में आया? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसका आजकल बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है, रियो प्लस 20 भी सतत विकास के ऊपर ही आधारित है। सतत विकास का विचार किस वर्ष अस्तित्व में आया? ये पूछ रहा है कि किस वर्ष अस्तित्व में आया, ये नहीं पूछ रहा है कि कब ये प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि जब कोई टर्म आता है पहले कॉइन होता है उसके बाद में पूरे वो वर्ड में उसका फेमस होता है। तो पूछ रहा है सतत विकास विचार किस वर्ष अस्तित्व में आया, सबसे पहले कब इसका सुना गया है? ये इसका सबसे पहले इसको जो कॉइन किया गया था 1972 में। 1972 में जो आपकी लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट में, लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट में सबसे पहले इसका यूज किया गया। उसके बाद जो ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है ये आपका 1987 में प्रसिद्ध हुआ है। ब्रुकलैंड 1900 फेमस आपका ये वर्ड 1987 में हुआ है। ब्रुकलैंड रिपोर्ट में इसका जब प्रयोग किया गया, तब अगर कोई आपसे पूछे कि ब्रुकलैंड रिपोर्ट कब की है तो ये 1987 में रिपोर्ट आई थी, जब सबसे पहले ब्रुकलैंड रिपोर्ट में इसका जब प्रयोग किया गया। उसके बाद में इसको वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइजेशन मिली। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस है? जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी काफी इजी रहेगा। इसका सही आंसर होगा मीथेन। मीथेन हमारी ग्रीन हाउस गैस है। हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं, हीलियम भी नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं है। कम से कम कार्बन मोनोऑक्साइड डायरेक्टली ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जब ये ओजोन के साथ रिएक्शन करेगी तब ये ग्रीन हाउस गैस में परिवर्तित हो सकती है, लेकिन डायरेक्टली ये ग्रीन हाउस। मीथेन के अलावा और कौन कौन सी हमारी जो गैसेज हैं वो ग्रीन हाउस गैस हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और बताइए जो आपका जलवाष्प होता है H2O, जलवाष्प, ये भी एक हमारी। उसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड और N2O। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, H2O, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये हमारी मुख्य ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 25 का तो ट्रंप जी अपनी विचार में है कि हमको मिलना चाहिए। यह 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार से किसे? तो इसका सही ऑप्शन होगा निहोन हिडानक्यो। आप लोगों को पता होना चाहिए निहोन हिडानक्यो किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक संगठन है जापानीज। ये एक जापानीज
ये एक जापानी संगठन है और ये काफी रोचक काम करता है। ये निहोन हिडान के उन लोगों का ग्रुप है या उन लोगों का समूह है जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जब परमाणु अटैक हुआ था उसके बाद जो लोग जिंदा बचे थे उन लोगों का है। ये लोग पूरे विश्व में लोगों से इंटरव्यू करते हैं, लोगों से जानते हैं, या जिन लोगों ने परमाणु त्रासदी किसी भी तरीके की झेली है या जो प्रभावित है तो ये लोग उनको लेकर के साथ लेकर के काम करते हैं। ये लोग जो विक्टिम्स होते हैं उनके इंटरव्यू वगैरह करते हैं, उनको अपलोड करते हैं और बाकी पूरी दुनिया में परमाणु को कैसे धीरे धीरे परमाणु शक्ति को कैसे कम किया जाए, कैसे उसको समाप्त किया जाए, वो कितनी हानिकारक हो सकती है, इस चीज को लेकर के काम करते हैं। तो 2024 का निहोन हिडान को इस ग्रुप को मिला है। ये ध्यान में जरूर रखिएगा, ये ग्रुप है, ये कोई इंडिविजुअल पर्सन का नाम नहीं है और जापान से संबंध रखते हैं। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस नेता कैबिनेट मिशन योजना के पूर्णता पक्ष में था? मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है यह। इसका ऑप्शन होगा सरदार पटेल। अब कैबिनेट मिशन के साथ में आपको ये चीज तो बेसिक है, पता होनी चाहिए। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, और इसमें ईयर याद करने से काम नहीं चलेगा, इसमें आपको एग्जैक्ट डेट भी पता होनी चाहिए। कैबिनेट मिशन आपका 1946 में आया था, लेकिन एग्जैक्ट डेट क्या थी? 24 मार्च 1946 को यह भारत आया था और उनका कहना था कि भारत को स्वतंत्रता कैसे दी जाएगी, कैसे इसको अलग बिना विभाजित हुए, कैसे इसका मेन वो था कि कैसे विभाजित हुए बिना एकीकरण के साथ भारत को कैसे आजादी दी जाएगी, एकता बनाए रखते हुए सुनिश्चित करना था। और क्लेमेंट एटली के सुझाव के द्वारा कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसीलिए एकीकरण के साथ सुनता था, इसीलिए सरदार पटेल इस कैबिनेट मिशन के पूरी तरीके से पक्ष में थे। उनका कहना था कि कैबिनेट मिशन जो भी अपनी संस्कृतियां लाया है उसको तुरंत पूरी सारी की सारी में बिना किसी बदलाव के माना जाए, वो सरदार पटेल थे। बाकी सबको, अब्दुल कलाम आजाद को भी दिक्कत थी, जवाहरलाल नेहरू भी कुछ पॉइंट्स पर सहमत नहीं थे, महात्मा गांधी भी सहमत नहीं थे, लेकिन सरदार पटेल जी पूरी तरीके से, क्योंकि कैबिनेट मिशन में था एकीकरण के साथ भारत को, कि भारत एक भी रहेगा और एकीकरण के साथ भारत को कैसे स्वतंत्रता दी जाए। फिर है आपका 2005 में लागू हुए बहुत फेमस प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? जैसा कि आप लोगों को पता होगा, क्योटो प्रोटोकॉल कब आया? 2005 में। इसका जो प्राथमिक उद्देश्य जिसके ऊपर ये सबसे ज्यादा काम करता है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। मीथेन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुई, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना, जिससे कि ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव धीरे धीरे, ग्रीन हाउस गैसें हम जितना ज्यादा कम उत्सर्जित करेंगे हमारा वायुमंडल उतना कम गर्म होगा। तो 2005 में आपका क्योटो प्रोटोकॉल आया था। यदि याद रखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था, और इसका प्राथमिक उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। फिर अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के मुख्य नेता कौन से थे? रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, मीर निसार अली। तो ये भी काफी मॉडर्न इंडिया का, ये काफी आसान क्वेश्चन रहेगा। तो रानी लक्ष्मीबाई आप लोगों को पता है, झांसी से, मंगल पांडे छावनी से जिन्होंने शुरुआत करी, बहादुर शाह जफर जिनको भारत की तरफ से उस टाइम पे रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया था एक तरीके से कि हमारे जो आंदोलन के मुख्य नेता हैं वो बहादुर शाह जफर ही। तो इन तीनों ने काम किया था। तो हम नीचे देखेंगे ABC ऑप्शन नंबर ए ये सही होगा। मीर निसार अली का संबंध 1857 के उससे नहीं है। फिर ये अगला क्वेश्चन है गंगा नदी की जल प्रवाह प्रणाली के संबंध में, जल प्रवाह प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में गंगा नदी प्रणाली सबसे बड़ी है, एकदम सही है। गंगा का उद्गम उत्तरकाशी में है, बिल्कुल सही है। सतलज तथा झेलम गंगा प्रणाली की सहायक नदियां हैं, ये तो आप लोगों को पता होगा। सतलज और झेलम कहाँ, अगर आप थोड़ा सा भी जीएस को फॉलो कर रहे हैं, सतलज और झेलम गंगा प्रणाली की बिल्कुल भी सहायक नदियां नहीं है, बल्कि उल्टा जाती है। सोन नदी गंगा के दाहिने तट की प्रमुख नदी है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें कौन कौन से सही है? ए, बी और डी। ए, बी और डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। सोन रिवर इज द मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है, एग्जैक्टली। द गंगा रिवर सिस्टम इज द लार्जेस्ट इन इंडिया, परफेक्ट। गंगा राइजेज इन उत्तरकाशी,
ये ऑप्शन आपके सेम। खैबर दर्रा निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? खैबर खैबर दर्रा काफी फेमस दर्रा है, पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान में स्थित है और पख्तूनवा में। आतंकवादियों का एक सबसे ज्यादा पाकिस्तानी, जहां से आतंकवादी पाकिस्तान अपने मोबिलाइज करता है या सबसे ज्यादा ट्रेनिंग होती है, वो खैबर दर्रा है। खैबर दर्रा काफी सेंसिटिव प्लेस है इंडिया और पाकिस्तान के कूटनीतिक उससे हिसाब से। ये पख्तूनवा, पाकिस्तान के पख्तूनवा प्रांत में है, पाकिस्तान के पख्तूनवा। और पाकिस्तान काफी सिक्योरिटी इस पे अपनी टाइट भी रखता है। कोरियालिस प्रभाव, कोरियालिस प्रभाव ज्योग्राफी का अगेन क्वेश्चन है। कोरियालिस प्रभाव का निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? कोरियालिस इफेक्ट क्यों होता है? इसका है पृथ्वी का घूर्णन। जब किसी ऑब्जेक्ट को लेंगे, जब पृथ्वी अपनी जगह पे घूमती है, तो जो आपका उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में जो आपकी चीजें हैं वो आपकी दाईं ओर जाएंगी और दक्षिणी गोलार्ध में चीजों को वामावर्त घुमाता है। और ये हवाओं के लिए यह कोई भौतिक बल नहीं है, जो पृथ्वी घूमती है उसकी वजह से कोरियालिस फोर्स उत्पन्न होता है। तो जो उत्तरी गोलार्ध में हमारी ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में चीजें हैं, इनको दाईं ओर, और जो सदर्न हेमिस्फेयर में चीजें हैं इनको बाईं ओर घुमाएगा। क्रिस्टी कोवेंट्री काफी चर्चा में नाम रहा है। क्रिस्टी कोवेंट्री जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला बनी, निम्नलिखित में से किस देश की है? इनको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है। और पहली बात तो ये सबसे पहली महिला है जिसको इंटरनेशनल आईओसी ओलंपिक्स कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है। और उसके अलावा ये अभी तक हिस्ट्री में पहली बार हुआ। उसके अलावा इनकी कंट्री इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका, यूके, जर्मनी या यूरोप, इससे इनका संबंध नहीं है। इनका संबंध है जिम्बाब्वे से, इसीलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनका क्रिस्टी कोवेंट्री का नाम भी आप लोग याद रखिएगा, काफी पहली बार चुनी गई है, काफी प्रसिद्ध नाम है इस समय विश्व पटल पर। निम्नलिखित में से कौन से सार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के उद्देश्य हैं? फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। पहला 2045 तक जनसंख्या स्थिर करना, बिल्कुल सही है। मातृ मृत्यु दर, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, 10,000 जीवित जन्मों पर 100 से नीचे लाना। मतलब 1 लाख अगर माओ ने जन्म दिया है तो उसमें जो उनके मरने की जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, 1 लाख के ऊपर सिर्फ 100, उससे भी कम लोगों की या माओ की डेथ हो, उसको नीचे लाना। तो बिल्कुल सही है, 2045 तक जनसंख्या स्थिर करना और 1 लाख जीवित जन्मों पर 100 से नीचे लाना। तो इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों। फिर अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध पूंजी बाजार है? Which among the following are the best known for capital markets? ये आप लोग इस पे फोकस करिएगा। कैपिटल मार्केट्स सबसे प्रसिद्ध पूंजी बाजार है। काफी आसान क्वेश्चन है। पहला है शेयर बाजार, दूसरा है बॉन्ड बाजार, तीसरा भारत में किसी भी डिपॉजिटरी के साथ एक डिपॉजिटरी खाता, ए डिपॉजिटरी अकाउंट विद इन एनी ऑफ द डिपॉजिटरीज इन इंडिया। कोई मतलब नहीं है इसका। पहला है शेयर बाजार, बॉन्ड बाजार। सबसे ज्यादा जो कैपिटल मार्केट्स हैं वो शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार है। तो ऑप्शन 1 और 2, चौथा ऑप्शन डी आपका इसमें सही होगा। ओनली 1 और 2। फिर ये देखिए, भारत में फिक्की, आप लोग जानते होंगे काफी, भारत का फिक्की, सबसे भारत में फिक्की की स्थापना किसने की थी? काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिए। फिक्की की स्थापना किसने की थी? जीडी बिरला एंड जेआरडी टाटा? नो। महात्मा गांधी है ना? पुरुषोत्तम दास ठाकुर एवं जेआरडी टाटा? नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास एवं जीडी बिरला। पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जीडी बिरला ने फिक्की की स्थापना की थी। और कब की थी, इसका ये इंपॉर्टेंट है, 1924 में। तो भारत जब स्वतंत्र नहीं था उस टाइम पे भी फिक्की का बहुत पुराना व्यावसायिक संगठन है। और भारत के औद्योगिकीकरण, स्वतंत्रता संग्राम, इन सब में भी फिक्की का बहुत योगदान रहा है। फिर हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाइए आप लोग। अधिकार के प्रकार, फंडामेंटल राइट्स की बात यहाँ पे हो रही है। विधि के समक्ष
समानता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वलिटी। धर्म के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा, मतलब धर्म को लेकर के हमारे साथ किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो। ये अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो अवसर सबको मिल रहा है वही अवसर हमको भी मिले। अस्पृश्यता का अंतर, जिसे अनटचेबिलिटी, छुआछूत बोलते हैं, जो कि भारतीय समाज में काफी ज्यादा देखी जाती थी या पिछड़ी जगहों पर आज भी देखी जाती है, उससे। तो ये आपके फंडामेंटल चारों राइट्स हैं, इनके आर्टिकल हैं। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, आर्टिकल 14। धर्म के आधार पर भेदभाव का अधिकार, भेदभाव से सुरक्षा 15। अवसर की समानता 16, बिल्कुल सही है। अस्पृश्यता का अंत आपका 17वां। तो ए बी सी डी, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ए। फिर ये देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित है, अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित है। इस पेपर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है यही, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित है। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे 552, 552 भी सही जवाब था, लेकिन 104वां जब संविधान संशोधन हुआ था 17वीं लोकसभा तक 552 सही ऑप्शन था। इसीलिए अगर आप पुरानी बुक्स पढ़ेंगे उसमें 552 ही लिखा रहेगा। लेकिन अब अधिकतम सदस्य संख्या 550 हुई है 104वें संविधान संशोधन के बाद में, जो कि 2019 में किया गया था। उसके बाद जो 2 एंग्लो इंडियंस होते थे उनका कोटा हटा दिया गया, तो अब अधिकतम संख्या 550 बची है। आपका 17वीं विधानसभा तक, सॉरी 17वीं लोकसभा तक आपके 552 सदस्य थे। 18वीं लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या आपकी 550 हो जाएगी। और 2019 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 104 इसके अंतर्गत यह हुआ है। फिर सूची 1 को सूची 2 से अनुच्छेद 50 राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 143 न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच पृथक्करण, अनुच्छेद 61 लोक सेवा आयोग का कार्य, अनुच्छेद 320। ये भी हमारा पॉलिटी का ही क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा, आइए हम लोग मैच में देखते हैं। पहला है आपका अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच, अनुच्छेद 50 में पृथक्करण है। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। अगर आपको मोटे मोटे भी आर्टिकल्स पता हैं तब भी आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग का कार्य। ए सेकंड, बी फोर्थ, सी फर्स्ट, डी थर्ड। आपका सॉरी नीचे जो हमारे पास कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं इसमें आपका ए वाला सही हो जाएगा। ए आर्टिकल 50 सेकंड सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। बी आपका एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सी आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर आपको थोड़ा बहुत मोटा मोटा भी आर्टिकल याद है तब भी आप ये क्वेश्चन आराम से हल कर सकते हैं। फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये हमारा आज के जीएस के पेपर का डिस्कशन था। इस सीरीज को हमारी एकेडमी आगे भी लगातार कंटिन्यू करेगी, तो सारे प्रीवियस ईयर्स देखने के लिए हमारे साथ आप लोग टीचर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बने रहिए।